बट आपकी प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही है। बचा फिर एक बार मैडम इधर ही एडमिन वाले में जाए, यहाँ नीचे से करें, इसमें सबसे नीचे इधर एक ऑप्शन आता है स्टॉप स्लाइड प्रेजेंटेशन, हमें तो करनी है, आपने वैसे कर भी दी है ना, पहले की है ना? पहले की स्टॉप आप वाली की थी। अब क्या करूं? इधर रिव्यू देखें कैसा आ रहा है। ये प्रीव्यू हाँ सही वो तो आ रहा, वही नेक्स्ट भी आ रहा। क्या हो गया यहाँ? गनीला बैठो, गनीला कहाँ है? लाखला मुझसे ये देखो प्रेजेंटर वाली पे ये आ गया और यहाँ नहीं आ रहा। किसको? डेस्कटॉप पे पड़ा, डेस्कटॉप ये नीचे करो आ जाएगा मेडिकेशन वाला। सारा कुछ कैंसिल करके दोबारा करके देखो। मैं मखलूस है 2 बार मैंने किया। ये आपकी लिपस्टिक लगी है पर इसको स्टेरलाइज करके दो मुझे टाइटस मीडिया हो जाना। ये मुंह से ये देख लें अब आपकी लिपस्टिक लगी ये है। थैंक यू सो मच। कुछ वो नहीं है साफ करने के लिए मैंने
कर दें ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। अच्छा आप लेक्चर हाँ जी, मैं लेक्चर ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी बेटा, हमारा लेक्चर चल रहा था मेडिकेशन, तो इसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। मेरे 2 आवर्स हैं आप लोगों के साथ। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो इसी को हम उस स्लाइड पे जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। इसके कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी थी, और इसके बाद पेरेंटल ड्रग्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है दैट इज द पेरेंटल मेडिकेशन, और इनके मुख्तलिफ रूट्स होती हैं, IM, IV, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल। तो जो असेंशियल कंपोनेंट्स मेडिकेशन ऑर्डर्स के, वो असेंशियल भी मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले हमने क्लाइंट्स नेम देखना होता है, फिर मेडिकेशन रिकॉर्ड नंबर, रूम नंबर, बेड नंबर, कंफर्म करना कि पेशेंट जो है रियल पेशेंट वही है जिसको आपने मेडिकेशन देनी, डेट एंड टाइम एंड ऑर्डर देखते हैं, फिर मेडिकेशन नेम एंड डोज कंफर्म करनी कि कितनी डोज देनी है, फिर उसकी रूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन देखनी है, और एंड पे हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिग्नेचर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जी। निम्रा में फाइन हूँ जी। राइट्स ऑफ मेडिकेशन जो है वो हमारे पास 10 राइट है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे, जिसमें राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट टू रेफ्यूज, राइट असेसमेंट एंड राइट इवेल्युएशन। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट जो है वो नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं जो है समराइज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें रिकॉल हो जाए जो हमने कल पढ़ी थी। इसमें है असेस वेदर द क्लाइंट कैन टॉलरेंस द मेडिसिन। इसमें जो है देखना है कि असेस करना है कि क्लाइंट कहाँ तक टॉलरेट कर रहा है हमारे साथ। एडमिनिस्टर, थैंक यू सो मच, एडमिनिस्टर मेडिसिन एक्यूरेटली एंड टाइमली। ठीक है, मेडिसिन जो एडमिनिस्टर करनी है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि वो कंफर्म करके जो हमारा एक्चुअल रियल पेशेंट और रियल डोज और जो है मेडिकेशन नेम कंफर्म करके फिर हमने दे दी। ठीक है, और मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करना आना चाहिए आपको। एक तो साइड इफेक्ट इस मेडिसिन पे है क्या और उसका एंटीडोट क्या है। ठीक है, कि आपने उस साइड इफेक्ट्स को कैसे ख़त्म करना वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। नो कंट्रा इंडिकेशंस, इसके साथ मैंने आपको बताया था कि कंट्रा इंडिकेशंस जो है वो ज़रूर देख लेनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है। अगर एनी जो है एलर्जी है, रैशेज हैं, पैचेस हैं, तो हम उसको IV या IM इंजेक्शन उस जगह पे नहीं लगा सकते, वो कंट्रा इंडिकेशन होगा। फिर क्लाइंट टीचिंग करनी है हमने कि मेडिसिन क्यों दे रहे हैं और उसका बेनिफिट उसको क्या हो सकता है। प्रैक्टिस द राइट प्रैक्टिस आपने करनी है। एवेल्युएशन इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्सेस, आपने एवेल्युएशन जो है वो ठीक करनी है, देखना कि आपका जो टाइम था उस टाइम में आप जो है वो मेडिकेशन जो है उसका एवेल्युएशन क्या हुई जो आपने दी है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आप टेम्परेचर की जो है मेडिकेशन देते हैं तो विद इन 30 मिनट, विद इन 20 मिनट उसका टेम्परेचर जो कम होना चाहिए। तो वो आपकी एवेल्युएशन में अगर आपकी मेडिकेशन या आपकी जो है असेसमेंट ठीक थी, आपकी डायग्नोज ठीक थी, तो आपके पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह अगर पेन की असेसमेंट आपने की तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको पेन किलर दी, तो उसकी एवेल्युएशन में क्या होगा, उसकी पेन जो है मैनेज होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, जो है विद इन 20 to 30 मिनट्स। इसी तरह से रूट्स ऑफ मेडिकेशन हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ के इसको नेक्स्ट
क्या पढ़ना था हमने? नेक्स्ट रूट पढ़ना था, ओरल रूट, रेक्टल रूट एंड नेजल रूट। अब इसमें जो है इंट्रावेनस रूट, इन्फ्यूजन और इंट्रामस्कुलर रूट, टॉपिकल रूट्स अप्लाइड टू स्किन, स्किन में अप्लाई करना है स्किन के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड टॉपिकल रूट्स। अच्छा, एंजी ट्यूब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो डाल के उसके अंदर से मेडिकेशन देते हैं। ऑप्टिक एंड ऑप्थेल्मिक रूट, सबलिंगुअल एंड सबबकल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया था। आगे टाइप्स ऑफ ओरल मेडिकेशन, मैंने आपको जो है डिफरेंट रूट्स ऑफ मेडिकेशन बताई। जी, ऑइंटमेंट ही बेटा टॉपिकल, हीरा ज़फ़र, ऑइंटमेंट ही टॉपिकल जो है मेडिकेशंस है, ठीक है, टॉपिकल रूट्स जो है। जी, टाइप्स ऑफ ओरल मेडिकेशन में टेबलेट, कैप्सूल, सबलिंगुअल, बकल और एक्सलिरी मिक्सचर जो बना के हम देते हैं, और एंट्रिंग कोटेड। ठीक हो गया? अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। Oral medication. Oral medication should be followed with water. Obtain water from a clean source. Do not obtain water from the sink or first aid provided. अब उन्होंने कहा कि ओरल मेडिकेशन में आपको बताया कि जो है कैप्सूल, टेबलेट, पाउडर फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में दे सकते हैं, और उसको हमने वाटर के साथ देना, और वाटर जो है वो क्लीन वाटर हो, ना कि आपने सिंक से यहाँ से जो है फर्स्ट एड की मेडिकेशन देते हैं, और फर्स्ट एड के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, उस सिंक से पानी नहीं लेना, हमने पीने वाला पानी जो हम पीते हैं उसको यूज़ करवाना मेडिकेशन के लिए। फिर जो है प्रीसाइज एंड सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रीसाइज एंड जो है सेफ मेडिकेशन। अब सेफ मेडिकेशन के साथ में जो आपके सामने पिक दिखाई गई है, उसमें सबसे पहले तो हमने जो मेडिकेशन देनी है उसकी मैंने बताया था कि एक्चुअल पेशेंट हो, और मेडिसिन का नेम्स जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वही आपने देखना, फिर डोज देखनी है। फिर मेडिकेशन देखने के लिए हमने देखना कि अब हम उसकी अगर डोज दे रहे हैं, जैसे मिक्सचर या सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं ना, तो ओरल में हमने उसको मेजर कैसे करना है। मेजर करने के लिए मुख्तलिफ आपके पास चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कल कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून होता है, तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 5 ml, ठीक है। अब ये डोज जो है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट दी जाती है। जितनी मेडिकेशन की डोज लिखी है उसके अकॉर्डिंगली अगर तो आपने सिरिंज के साथ देना है तो दैट इज द सेफेस्ट मेथड। आप नीडल को उतार के तो सिरिंज को उतने ml या उतने सीसी जो है वो भर के आराम से दे सकते हैं, जिसमें मेडिकेशन वेस्ट नहीं होगी, और इसकी मेजरमेंट भी करना जो है इजी होगा। दूसरी चीज़ जो है वो पाउडर फॉर्म में आपके सामने है, जिसको आपने मिक्सचर बना के देना है। आपके सामने बाउल है, जो जितना पाउडर बताया होगा मिक्स करना है उस पर, और उतना ही ml वाटर, उसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है कि कितने ml देना है। तो उसमें मिक्स करके आपने देखना कि आपका पेशेंट डायरेक्ट पी सकता है, या उसको स्पून में डाल के देना, या फिर उसको सिरिंज में डाल के पिलाना है पेशेंट को।
और दूसरी तरफ जो है वो नर्स जो है मेजर करके देख रही है कि कितने सीसी या कितने ml जो है वो उसने मिक्सचर या जो पाउडर या कोई भी चीज़ है सिरप उसको जो है मेजर करके देने जा रही है। तीसरी मेरी स्लाइड में आपको तीसरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि वो टेबलेट दे रही है। टेबलेट को आपने वही डोज निकाल दी है और पेशेंट को पानी के साथ अपने सामने खिलाना। पेशेंट जो है वो मेडिसिन अगर हम कह के आ जाते हैं कि ये आप टेबलेट खा ले तो पेशेंट नहीं खाते मेडिकेशन। जब हमारी एवेल्युएशन होती है या वो निकालते वक्त फेंक देते हैं या डोज सही नहीं लेते। मे भी जितनी डोज लिखी है वो 2 टेबलेट मिला के उतनी डोज होनी है और पेशेंट ने 1 टेबलेट खा ली। मे भी पेशेंट के पास मेडिकेशन नहीं थी, ख़त्म हुई है, तो उसने हमें कह दिया कि मेडिसिन मैंने खा ली है। तो इस तरह से वो डोज कंप्लीट नहीं होगी। जब हमारी एवेल्युएशन होगी तो एवेल्युएशन में पेशेंट हमारा ठीक नहीं होगा। दूसरी रूट जो है रेक्टल मेडिकेशन है, प्रोवाइड फॉर प्राइवेसी। इसमें सबसे पहले तो प्राइवेसी प्रोवाइड करनी, फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट तो हर क्लाइंट को अगर हम ओरल टेबलेट भी दे रहे हैं तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि जी हम आपको मेडिकेशन दे रहे हैं। तो ये चूंकि रेक्टल रूट है इसलिए इसमें प्राइवेसी मेंटेन करके पेशेंट को प्रोसीजर का बताना। फिर प्लेस क्लाइंट इन सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन मैंने बताया था कि जैसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है वो आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। और लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल जिस तरह से आपका पेशेंट इजी हो। फिर अप्लाई क्लीन ग्लव्स आपने पहने, लुब्रिकेंट टिप्स राउंड एंड इंसर्ट फर्स्ट। अब इसमें आप जो है किसी किस्म की मेडिकेशन इंसर्ट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई है तो हमने वहाँ मेडिकेशन जो है लगानी है, अप्लाई करनी है, या पेशेंट को हमने नीमा देना है तो हमने इंसर्ट अंदर करना है, ठीक है, या कोई मेडिकेशन हमने अंदर इंसर्ट करनी है, या हमने जो है कोई उसको जैसे अनीमा होता है इसी तरह से ग्लिसरीन पोस्ट भी होती है जो अंदर इंसर्ट करनी होती है। तो ये इस तरह पोजीशन बना के अंदर इंसर्ट करनी है। या हमारे सामने पाइल्स का पेशेंट है तो हमने उसको मेडिकेशन वैसे लगानी है तो हम उसकी वो पोजीशन बना के सिम्स पोजीशन तो उसको मेडिकेशन लगा देंगे। इनकरेज द क्लाइंट टू रिलैक्स, डीप ब्रीथ। अब अगर हम उसको कोई मेडिकेशन इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको टेबलेट फॉर्म में कोई चीज़ बायरेक्टम हम इंसर्ट कर रहे हैं या फिर हम जो है नीमा दे रहे हैं तो हमने पेशेंट को इनकरेज करना कि वो रिलैक्स और डीप ब्रीथ करे। जब वो डीप ब्रीथ करेगा तो वो इंसर्ट इजीली हो जाएगी। इंसर्ट पास स्फिंक्टर टूवर्ड अम्बिलिकस। अब जो है अम्बिलिकस से आगे तक जब हम उसको पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे तो उसके जो है स्फिंक्टर मसल्स उनसे आगे मेडिकेशन जाके अम्बिलिकस की तरफ चली जाएगी। हैव क्लाइंट रिमेन ऑन साइड एट लीस्ट 5 मिनट्स। और पेशेंट से कहना कि 5 मिनट तक कम से कम वो साइड लेके रखे। एंड होल्ड द बटन टू गेट ETC एक्स्ट्रा। और जब भी हमने कोई मेडिकेशन टेबलेट फॉर्म में या हमने लिक्विड फॉर्म में इंसर्ट की तो पेशेंट से कहना कि वो मिनिमम 5 मिनट्स तक जो है अपने बटक्स को जो है होल्ड करके रखे ताकि वो मेडिकेशन बाहर ना आ जाए। ये आपको इंसर्ट करने का तरीका बताया हुआ है। ये स्पोस्टलीज जो उसके रेक्टम में जो है इंसर्ट की गई है, पेशेंट की सिम्स पोजीशन बनाई गई है। सिम्स पोजीशन बनाने के बाद उसको जो है रेक्टम और स्पोस्टली दी गई हुई है, एनल रेक्टल के जरिए दी गई है और एनल स्फिंक्टर्स से आगे जाके उसको इंसर्ट किया गया। अब पेशेंट से कहना कि वो लंबे लंबे सांस ले। जब वो लंबे लंबे सांस लेंगे तो ये टेबलेट जो है या इसको स्पोस्टीज बोलते हैं, स्पोस्टीज जो है वो आगे चली जाएगी। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन। अब ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन आई के लिए लो फॉलोअर पोजीशन बनानी है पेशेंट की। जैसे पेशेंट को आप नजर आ रही है आपको पोजीशन पेशेंट की, फॉलोअर पोजीशन जैसे अपराइट पोजीशन या सिटिंग पोजीशन, ये फुल सिटिंग पोजीशन नहीं बनानी
लो सिटिंग पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन को सिटिंग पोजीशन बनाते हैं। तो ये लो बनानी है, बहुत सिटिंग पोजीशन नहीं बनानी। प्रोवाइड जो है क्लीनेक्स फॉर क्लाइंट, क्लाइंट को क्लीन करना, उसकी आई को पहले साफ करना है। इनवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है। हैव क्लाइंट लुक टूवर्ड सीलिंग, और उसको कहना सबसे पहले तो हमने उसकी आई जो है वो क्लीन करनी। हमने जो है स्वैब के साथ वाटर स्वैब लेना, उसके साथ वाटर लगा के उसको ड्राई करना, पहले सिक्यूज करना, सिक्यूज करके तो उसके इनवर्ड टू आउटवर्ड जो है आई को साफ करना। साफ करने के बाद उसको कहना सीलिंग की तरफ, हैव क्लाइंट लुक टूवर्ड द सीलिंग, उसे कहना देखे ऊपर की तरफ देखे। इंस्टिल मेडिसिन इन कंजक्टिवा, और मेडिसिन जो है उसके कंजक्टिवा, कंजक्टिवा इज द वाइटनिंग पार्ट ऑफ द आई। तो इस वाइटनिंग पार्ट के ऊपर हमने मेडिकेशन जो है वो डाल दी, जैसे ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं। इफ ऑइंटमेंट अप्लाई रिबन फ्रॉम इनर टू आउटर साइड, अगर ऑइंटमेंट आई में डालनी है तो इसी तरह पोजीशन बनाए, इसी तरह क्लीन करना, और उसको रिबन टाइप में इनर टू आउटर वर्ड में जो है एक लाइन जो है मेडिकेशन की अंदर डाल देनी है। फिर नो ओडी ओएस ओयू रूट्स। ओडी मीन ओ जो है स्मॉल ओ एंड स्मॉल डी मीन ओकुलस टेक्सचर राइट आई में, ठीक है। ओ एंड एस स्मॉल है तो ओकुलस सिनिस्टर लेफ्ट आई में डालना। ओडी अगर स्मॉल स्मॉल ओकुलस है तो जो है यूट्रिक बोथ आई, तो इसमें जो है दोनों आइस में डालना, ठीक है। ओडी स्मॉल, ओडी मीन राइट ईडी राइट आईडी, ओ एस लेफ्ट आईडी एंड ओडी मीन बोथ आईडी, बोथ आई। टॉपिकल ऑइंटमेंट, अब टॉपिकल ऑइंटमेंट के लिए टॉपिकल ऑइंटमेंट इज दी ऑइंटमेंट जिसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू अ क्लीन सरफेस, डू नॉट अप्लाई विद योर bare hands, you use a cotton tipped applicator or gauze pad to apply the medication। अब अपने गंदे हाथों से उसको अप्लाई नहीं करना या डायरेक्ट हाथों से अप्लाई नहीं करना, उसके लिए कॉटन बड्स या एप्लीकेटर जो है या गाज पीस उसको लगा के, तो जहाँ भी ऑइंटमेंट अप्लाई करनी तो उसको हम अप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड टॉपिकल ऑइंटमेंट। अब टॉपिकल इसके बाद है ऑप्टिक मेडिकेशन। ऑप्टिक मीन ईयर के अंदर जो मेडिकेशन डालनी है, उसमें पेशेंट की पोजीशन आपने देख ली और कान को जो है लोअर लोब को हमने जो है खोल लिया ताकि उसका ओरिफिस नजर आ जाए और उसके अंदर मेडिकेशन अप्लाई कर दी। फिर इनहेल्ड मेडिकेशन। इनहेल्ड मेडिकेशन में पेशेंट ने कुछ चीजें जैसे इनहलेशन, ठीक है। Patient should be capable of self-administration inhaler. If she continue to experience difficulty in breathing 5 minutes after using inhaler। अब इनहेल में एक स्टीम इनहेलर है जिसमें हम पेशेंट को स्टीम देनी है और कुछ मेडिकेशन दे के डाल के स्टीम देनी, और दूसरी कुछ मेडिकेशन अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है पेशेंट को या कोई ब्रीथ का प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो मेडिकेशन देनी है उसको इनहेल्ड मेडिकेशन, जैसे आपने देखा होगा कि इनहेलर होता है उसके 3 पफ जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को खुद एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरह से उसने लेने, और नर्स ने उसको एजुकेट करना होता है कि वो इनहेलर का पफ जो है अपने मुंह में फुल डाल के, यहाँ बताया गया इस पिक में, ठीक है। अब जो है मेटाडोज इनहेलर। अब मेटाडोज इनहेलर में पूरी जो इनहेलर जो है पंप, उसको पंप करने से पहले, पुश करने से पहले पूरा मुंह के अंदर डालना,
मुंह को बंद करना। पहले तो उसने अपना पूरा सांस जो है बाहर निकालना, नॉर्मल रहना, नॉर्मल रहने के बाद पूरा जो है इनहेलर उसकी टिप अपने मुंह में डाली, दोनों इनहेलर 2 टाइप की इनहेलर जो आपको दिखाई जा रही है, और इसके बाद उसको पुश कर देना। मुंह में डालने से पहले इसको शेक करते हैं, ठीक है, हिलाते हैं, शेक करते हैं। शेक करने के बाद मुंह में डाला, मुंह को पूरा मुंह के अंदर फिक्स करके मुंह को पूरा बंद किया, फिर इनहेल किया और इसके मुंह में चला गया। फिर इसने इसको निकाल के वो पूरा सांस के जरिए अंदर ले गए। फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। ये जितने पफ उसके अकॉर्डिंग टू डोज लिखे होंगे कि 2 पफ टीडीएस या 2 पफ बीडी या 2 पफ जो है 1 टाइम लेना, ठीक है। तो ये थी इनहेलर मेडिकेशन जिसको अंदर इनहेल करके लेके जाना। Medication via NG tube, nasogastric tube, determine whether medication comes in uh, alligator from crush all medication and mix with water or other liquid medications। इसमें जितनी भी मेडिकेशन देनी है उनको क्रश करके पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है और पानी में डाल के मिक्स कर लिया जाता है, जो भी कैप्सूल टेबलेट फॉर्म में हो। स्टॉप फीडिंग, stop feeding, clamp tube, apply syringe, unclamp tube, flush tube with approx 30 cc water। अब जो एनजी ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, होगी, हाँ ये बेटा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली हुई है। यहाँ डाल के इसके आगे जो है इसको क्लिप लगा दिया जाता है, इसको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसके अंदर से कोई चीज ना जाए। जब हमने मेडिकेशन देनी होती है या इसमें से हमने कोई फीड देनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब की जो ब्लॉकेज की थी, क्लिप लगाया हुआ था, वो खोल दिया और मेडिकेशन पाउडर बना के टेबलेट फॉर्म में उसको मिक्स करके वाटर में जो है वो एनजी ट्यूब के थ्रू देना। एनजी ट्यूब के थ्रू दे के 30 ml वाटर जो है प्लेन वाटर पीने का पानी उसके अंदर डाल के देना, ताकि जो मेडिकेशन दिए वो उसके अंदर ना रह जाए, ठीक है। अब अगर हमने फीड देनी है तो फीड भी अगर 50 ml, 200 ml, 150 ml 2 times a day, 3 times a day, 2 hourly, 3 hourly, तो उसको देने का भी यही तरीका होता है। दूसरी बात जो है, पीछे था शायद, हाँ ये मैं पढ़ा रही थी। स्टॉप फीडिंग, क्लैम्प ट्यूब, अप्लाई सिरिंज, अनक्लैम्प ट्यूब करके उसको तो सिरिंज के थ्रू हमने देना, फ्लैश ट्यूब विद अप्रोक्स 30 cc वाटर उसके बाद हमने देना, ताकि मेडिकेशन या उसको जो फीड दी है वो ट्यूब के अंदर न रह जाए। क्लैम्प ट्यूब, रिमूव सिरिंज, पुल प्लंजर फ्रॉम द बैरल, रीअटैच बैरल, pour medication या मेडिसिन थ्रू बैरल। अब उसने कहा कि क्लैंप दोबारा ट्यूब को लगा देना हमने, ठीक है, ताकि उसमें एयर ना जाए या कोई चीज बाहर ना आए। फिर रिमूव सिरिंज, सिरिंज को रिमूव कर देना मेडिकेशन देने के बाद या फीड देने के बाद। पुल प्लंजर फ्रॉम द बैरल, बैरल जो सिरिंज है, सिरिंज का जो ग्लास की सिरिंज नजर आती है वो बैरल होता है, और प्लंजर जो उसके अंदर जिसके साथ पुश करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लंजर, उसको निकाल के साफ कर लेना है। रीअटैच बैरल, pour medication through barrel, add water as necessary to keep things falling smoothly, और चीज़ों को बाद में स्मूथली रख लेना और प्लंजर बैरल को धो के दोबारा से सेट कर लेना। पेशेंट को जब भी एनजी ट्यूब के थ्रू से मेडिकेशन देनी तो उसकी सिटिंग पोजीशन करके फिर उसको मेडिकेशन देनी। फिर है टॉपिकल मेडिकेशन। टॉपिकल मेडिकेशन जो है इसमें नोज ड्रॉप आ गए। हैव पेशेंट ले विद हेड बैक ओवर अ रोल्ड पिलो, इसमें पिलो के ऊपर जो है नेक रख देनी है और उस रोल्ड उसकी नेक हो जानी है और उसका नोज जो है ऊपर हो जाएगा। इंस्टिल ड्रॉप इन नोस्ट्रिल, तो नोज में ड्रॉप्स डाल देने। कीप पेशेंट इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स के लिए नेजल ड्रॉप्स डाल के पेशेंट को रखना है। ऑब्जर्व फॉर
साइंस ऑफ चोकिंग और वॉमिटिंग। इसमें हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी कि पेशेंट को चोकिंग मीन कि उसका अगर जो है ब्रीथ नॉर्मली नहीं आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही या ब्रीदिंग बंद हो रही, तो वो हमने, क्योंकि नोज माउथ और जो है लंग्स सॉरी कह दिया, थ्रोट, इसके एक ही नोस्ट्रल होते हैं और जब नोज में मेडिकेशन डालते हैं तो वो गले में जाती है, गले में जाती है तो वो ब्रोंकाई में भी जाती है, ब्रोंकाई में जाती है तो पेशेंट को चोकिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर वॉमिटिंग भी समटाइम स्टार्ट हो जाती है। इन चीज़ों की हमने ऑब्जर्वेशन करनी है जब भी हमने नोज में ड्रॉप्स डालें, और ड्रॉप्स डालने से पहले पेशेंट को जो है पिलो के ऊपर उसकी नेक जो है रखवाएंगे तो उसका नोज ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, फिर हमने नोज के अंदर ड्रॉप्स डाल देने। फिर जो है इंसर्टिंग कंसिडरेशन फॉर इंजेक्शन साइट। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन या इंसर्टिंग जो है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंजेक्शन की कैसे होगी। असेस फॉर एडिकेट टिश्यू एंड मसल्स availability, client body weight, assess where previous injection have been administered, assess client restrictions, assess for quantity and quality of the medication to be administered। अब जो हमने इंजेक्टेबल मेडिकेशन देनी है वो उसमें असेस सबसे पहले करना कि एडिकेट टिश्यू मसल्स अवेलेबिलिटी है कि अगर हमने IM मेडिकेशन देनी तो वहाँ टिश्यू या मसल्स इतने हैं जिसके अंदर हम मेडिकेशन दे सकें। दूसरा, क्लाइंट का बॉडी वेट हमने चेक करना। फिर असेस वेयर प्रीवियस इंजेक्शन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड, जहाँ पहले इंजेक्शन लगाना हम लगा हुआ है हमने असेस करना और उससे दूसरी जगह पे हमने इंजेक्शन लगाना। असेस क्लाइंट रिस्ट्रिक्शंस, अपने रिस्ट्रिक्शंस देखनी कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों कर रहा। असेस फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्ट्रेड। जैसे मैंने बताया था कि जो है हमने मेडिकेशन की क्वांटिटी, डोज, कलर, सील्ड, ये सारी चीज़ें हमने चेक करके फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी। फिर जो है ऑफ अ नीडल सिरिंज, तो रूट्स में इसमें देखना है सिरिंज आपको दिखाई हुई है जिसके साथ मेडिकेशन देनी है, साइड उसकी सिरिंज की। इसमें जो है बैरल, प्लंजर, टिप, नीडल, बेवल, शैफ्ट और हुब, ये चीज़ें जो है हब जो है इसमें टिप आपको दिखाई है, दूसरी चीज़ जो है वो बैरल दिखाया हुआ है, प्लंजर जिसके साथ पुश करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिरिंज के ऊपर जो है लेबल की हुई है ताकि आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, वो चीज़ें इधर दिखाई गई हुई है कि हब उसका कौन सा है, नीडल के नीचे वाली जगह, ठीक है, जहाँ से सिरिंज के साथ अटैच किया। शैफ्ट जो है नीडल का पूरा हिस्सा शैफ्ट है और बेवल एंड वाला हिस्सा, ल्यूमन जो तिरछा सा काटा हुआ जहाँ से हमने उसके अंदर टिप ऑफ द नीडल इज कॉल्ड ल्यूमन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिरिंजेस जो है वो आपको दिखाई गई है। अगर हमने सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगाना तो आपको सिरिंज की टाइप दिखाई हुई है, ठीक है, और ठीक हो गया। इसमें जो है सिरिंज मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, जिसके साथ हम नॉर्मली इंजेक्शन लगाते हैं। और ये आपको 3 ml की दिखाई हुई है, ये 1 ml की दिखाई हुई है। और इसमें कईयों की लेंथ ज़्यादा होती है और उसका जो है जो विड्थ ज़्यादा होती है और लेकिन उसमें अमाउंट जो है उतनी ही आती है, ठीक है, सिर्फ उसकी जो है शेप चेंज होती है। बट अगर आपने इनको देखना है, सबसे पहले तो आपने देखना कि डोज कितनी देनी है, ठीक है। अगर 5 ml डोज देनी है तो आपके पास 5 ml सिरिंज होनी चाहिए। अगर आपने 2 ml डोज देनी है तो आपके पास 3 ml सिरिंज होनी चाहिए। अगर आपने जो है सबकुटेनियस को इंजेक्शन देना है
तो आपके पास 1 ml सिरिंज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पॉइंट के साथ मेडिकेशन देते हैं, जिसको इंसुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। जैसे इंसुलिन जो है वो पॉइंट्स या यूनिट्स में दी जाती है, उसके लिए जो है वो इंसुलिन सिरिंज 1 ml सिरिंज बोलते हैं उसको, वो होना ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं बताती जाऊँ कि 1 ml की सिरिंज जो है जिसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि इंसुलिन सिरिंज उसमें देते हैं और ये यूनिट्स में देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने किसी मेडिकेशन के लिए टेस्ट डोज देनी है तो वो टेस्ट डोज भी हम 1 यूनिट देते हैं, तो वो भी इंसुलिन सिरिंज में ही देते हैं, ठीक है। और कुछ मेडिकेशन हम सबकुटेनियस और इंट्राडर्मल देते हैं, वो भी वो हम 1 ml जो है सिरिंज के साथ देते हैं, क्योंकि जो मेडिकेशन हमने इंट्राडर्मल या सबकुटेनियस देनी है तो उसको हमने 1 ml सिरिंज के साथ देना, क्योंकि वो उसकी डोज जो है वो कम होगी, जिसकी डोज यानी कि मिकदार कम होगी उसको हम जो है 1 ml की सिरिंज में देते हैं, ताकि उसको मेजर करना इजी हो जाए, और उसकी नीडल भी स्मॉल होती है, पेशेंट को पेन नहीं होती। जी, 49-50 मिनट हो गए, तो बेटा मैं आप लोगों की अब अटेंडेंस ले लूँ। अटेंडेंस लेने के बाद फिर मैं ब्रेक देती हूँ और दोबारा हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। पेन ले गई।
क्लास है? क्लास है अभी फिर? कितने से कितने? 2 बजे फ्री होगी फिर? हाँ लग गए अब। चलो ठीक है फिर। 2 बजे खत्म होनी है, बैटरी कम हो गई थी। मैं विश वो नई टीचर के साथ जफ्फी पापा को चल रही है, जफ्फी पापा को। हाँ वॉकिंग कर रही जफ्फी डाल और क्या, नई टीचर के साथ। क्या नाम है उसका? हीरा जफर। तो आप जाओ उसमें से अपना कार्ड डालो, उधर सेंड कर दो। वो जहाँ से आप वो जाती है ना, ड्रॉ करती हैं पैसे, आप कार्ड डालोगे वहाँ ऑप्शन आना है कि फंड ट्रांसफर का, तो उसको आपने क्लिक करना है। वो आपसे जो है पूछेगा कि किस बैंक में, तो आपने जिस बैंक में उसके आप 14 डिजिट का वो जो पूरा उसका अकाउंट नंबर आपने कर देना। फिर वो मांगेगा कि किसके नेम पे, आपने नेम क्लिक करना, ठीक है। फिर वो मांगेगा कि कितना फंड ट्रांसफर करना, वो आप 20,000 30,000 कितना, फिर वो आपने उसको यस कर देना। लेकिन उसका कार्ड नहीं है ना मेरे पास, अस्करी का। उसका अस्करी का मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो कितना आसान है। अस्करी से दूसरे में करना? नहीं, अस्करी से दूसरे में नहीं करना, मुझे अस्करी का वो भी तक डेबिट कार्ड को बताते नहीं। बेटा 20 मिनट की ब्रेक कर लो, आप 120 पे वापस आ जाना, ठीक है? ओके जी।
जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू। जी, टिप्स ऑफ द सिरिंजेस कहाँ हम पढ़ रहे थे? ये सिरिंजेस, इसको सिरिंजेस को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अभी आपके पास सिरिंज है सामने, ये 5 सीसी और 1 सीसी की सिरिंज है, ठीक है। इंसुलिन सिरिंज एंड 5 ml सिरिंज, और इसकी टिप्स दिखाई हुई हैं ये, ठीक है। और इसके ऊपर जो है नीडल और नीडल का कवर अटैच होता है, ठीक हो गया। स्कूप मेथड। अब स्कूप मेथड क्या है? जब हम किसी सिरिंज को यूज करते हैं तो उसकी नीडल हम हाथ से कैप पकड़ के और हाथ से सिरिंज पकड़ के बंद नहीं करते। ये देखो, टेबल के ऊपर कवर रखा हुआ है और उसकी नीडल इसके टेबल पे पड़े इसके अंदर डाल के फिर दूसरे हाथ से उसको हमने फिक्स कर देना। अगर हम एक हाथ में कवर और एक हाथ में सिरिंज पकड़ेंगे और उसको फिक्स करेंगे तो नीडल हमारी दूसरी उंगली पे लग जाएगी। इस तरह जो स्कूप मेथड है, इस तरीके से जो है नीडल नहीं लगती, ठीक है, पंक्चर नहीं होता हाथ हमारा। दूसरा, सेफ्टी डिवाइसेस बिफोर इंजेक्शन एंड आफ्टर इंजेक्शन। अब बिफोर इंजेक्शन जो है वो भी सेफ्टी डिवाइस होती है। जब हम इंजेक्शन को फिल करते हैं, ये देखो फील्ड इंजेक्शन है, और इसके आगे कवर मस्ट लगाते हैं। जब हम पेशेंट को जो है रेडी कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं और उसकी स्वेबिंग कर लेते हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए पोजीशन बना लेते हैं, तो उस वक्त हम उसको अनकवर करते हैं और ये हमारी रेडी सिरिंज है जिसको इंजेक्शन लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और दूसरा, जिसमें इंजेक्शन लग चुका है, फौरन आफ्टर इंजेक्शन पुल शीद ओवर नीडल के ऊपर पूरी शीद जो है वो दे देनी है, यानी कि कवर कर देना ताकि नीडल किसी को ना लग जाए। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। अब इंजेक्शन, पहले मैंने आप लोगों को रूट्स बताई थी इंजेक्शन की, उसके बाद मैंने आपको सिरिंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब टाइप्स ऑफ इंजेक्शन की टाइप्स क्या होंगे? इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, और इंजेक्शन इंट्रावीनस। अब इंट्राडर्मल, इंजेक्टेड इनटू डर्मल स्किन लेयर। डर्मस लेयर जो है उसके अंदर, ठीक है, डर्मस लेयर के अंदर जो है नीचे हम इंजेक्ट करते हैं। जो डर्मस लेयर है उसके नीचे इंजेक्ट करने के लिए हमें फौरन से एलर्जी चेक करना होता है। एलर्जी चेक करने के लिए कोई भी इंजेक्शन लगाना तो वो इंट्राडर्मस लगाते हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं ना पेशेंट को, तो या कुछ और एंटीबायोटिक के अलावा मेडिकेशन देना, तो उसको सबसे पहले हम उसकी एलर्जी चेक करते हैं कि वो मेडिसिन पेशेंट को लग सकती है या नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं उसके साथ। तो इसमें हम पॉइंट 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट हम उसको जो है एलर्जी चेक करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और वो कहाँ लगाते हैं? स्किन के नीचे, इंट्राडर्मल, ठीक है। और उसको हम 15 to 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। अगर कोई एनी रैशेज, एलर्जिक रिएक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग है तो इट मीन्स कि वो इंजेक्शन हम नहीं लगा सकते, पेशेंट को उससे एलर्जी है। दूसरा जो है इंजेक्शन सबकुटेनियस, इंजेक्टेड इनटू सबकुटेनियस टिश्यू, जैसे हेपारिन और इंसुलिन। जो हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वो सबकुटेनियस लेयर के नीचे लगाते हैं, और इसी तरह हेपारिन इंजेक्शन भी सबकुटेनियस के नीचे लगाते हैं। तीसरी रूट हमारी मस्कुलर है, ये डेल्टाइल मसल्स पे लगाते हैं, इंजेक्ट इनटू डीप मसल्स।
नारकोटिक, एनाल्जेसिक एंड आयरन इंजेक्शंस जो है, सम एंटीबायोटिक भी जो है वो हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ये इंट्रामस्कुलर जो है डीप मसल्स पे लगाते हैं, ठीक है, डीप मसल्स पे, डेल्टाइल मसल्स। जब आप आओगे तो मैं आपको डेल्टाइल मसल्स पे इंजेक्शन लगाना बता दूंगी कि किस तरह से लगाते हैं। दूसरा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिवन इन स्मॉल डोजेस दैट 0.1 सीसी, 0.1 जो सीसी लगाते हैं, यूज 1 सीसी सिरिंज विद 26 to 27 गेज। गेज जो है वो उसकी नीडल जो है उसके साइजेस को बोलते हैं, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा साइज होगा। ये 1 सीसी की सिरिंज में 26-27 गेज की सिरिंज यूज करनी है इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए। ये डर्मस लेयर के नीचे लगाते हैं, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटेड विद नीडल एट 5 to 15 डिग्री एंगल विद बेवल ऑफ द नीडल। इसको 5 to 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। डॉक्यूमेंट साइट इन मेडिकेशन बुक, नर्सिस नोट्स, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बता रहे हैं कि जो है इंट्राडर्मस इंजेक्शन जो है वो एपिडर्मस लेयर और एपिडर्मस लेयर में लगाते हैं। ये लेयर्स दिखाई हुई है, एपिडर्मस, डर्मस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। एपिडर्मस में लगाने के लिए इसको 5 to 15 के एंगल पे लगाया जाता है, ठीक हो गया। दूसरा जो है वो सबक्यूटेनियस लगाया जा रहा है। सबक्यूटेनियस लेयर में जो है वो आपको नीचे वाली नीडल दिखाई गई है, वो कितने एंगल पे लगाया जा रहा है। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है गिवन इनटू डोज 0.5 सीसी, 1.5 सीसी, ये 0.5 से 1.5 सीसी इंजेक्शन जो है सबक्यूटेनियस लेयर में लगाया जा सकता है। कॉमन साइट इंक्लूड एब्डोमेन, एब्डोमेन में लगता है। अब रोटेट साइट टू मिनिमाइज द टिश्यू डैमेज, यूज इंसुलिन, टीबी सिरिंज, ट्यूबरक्लोसिस या 1 सीसी सिरिंज 25 to 27 गेज नीडल की यूज करनी है। 3 to 8 5 से लेके 5 to 8 जो है इंचिस लेंथ इनकी होनी चाहिए। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जिस तरह मैंने बताया था कि इंसुलिन लगानी है। अब इंसुलिन लगाने के लिए जो हम जितना भी उसमें लगाना 1.5 सीसी तक लगा सकते, 0.5 सीसी से लेके। तो यहाँ ये जो चीज उन्होंने कही है रोटेट साइट टू मिनिमाइज टिश्यू डैमेज। जहाँ एक दिन इसको जो है आमतौर पे एब्डोमेन में लगाया जाता है, क्योंकि एब्डोमेन पे थिक मसल्स होते हैं और वहां पे सबक्यूटेनियस लेयर जो है इजीली अवेलेबल होती है। और एब्डोमेन में सर्कुलर साइड जैसे ना लगाते हैं, सर्कल टाइप में, जो एक दफा लगा लिया दूसरे दिन रोटेट करके दूसरी साइड पे लगाना, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन इस तरह सर्कल में लगाना होता है जी। डेल्टाइल मसल आ ही गए, जो आईएम हम इंजेक्शन लगाते हैं ना इंट्रामस्कुलर, वो डेल्टाइल मसल्स में होता है। डेल्टाइल मसल में इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इंजेक्शन जो है उसको चेक करते हैं, उसकी डोज, उसका कलर, उसकी सील, फिर उसको जो है फिल करते हैं, सिरिंज को चेक करते हैं, फिर उस पर उतनी डोज फिल करते हैं, फिर पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को जो है उसकी को एजुकेट करते हैं, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर। उसके बाद हम स्वेबिंग करते हैं, इधर देखें कि स्वेबिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है, स्टरलाइज कर ले रहे हैं उस जगह को। फिर ये डेल्टाइल मसल्स है जो है यहाँ पे सबसे हेल्दी मसल्स होते हैं पूरे जो है मसल्स है। इसके बाद एब्डोमेन और थाई में होते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टाइल मसल्स है ये कहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको, स्केपुला की सीट में, ठीक है। अब यहाँ फील करके पेशेंट से कहना होता है कि अपना हैंड जो है वो साथ लगा ले। दूसरी स्लाइड में देखती हूँ, नहीं, पेशेंट जो है उसकी जो हाथ है उसे कहते हैं कि वो एब्डोमेन पे लगा ले या चेस्ट पे लगा ले।
जब वो एब्डोमेन या चेस्ट पे लगाता है हाथ तो उसके डेल्टाइल मसल जो है वो बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं, नजर आते हैं। जब वो नजर आते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे ये इंजेक्शन जो है हम इंसर्ट कर देते हैं नीडल के साथ। जी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो पिछली स्लाइड में आपको मैं बताती जा रही हूँ, उसको इंजेक्ट करने का तरीका देख लें कि ये 90 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट किया जा रहा। जी, ये जो है सब जो है इंट्राग्लूटियल, ठीक है। इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन रेयरली यूज्ड ड्यू टू शैटिक नर्व। शैटिक नर्व रिस्क इसका होता है जो हम जो है इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन लगाते हैं, लेस accessible than other sites that require side lying or turn further. Landmark find greater ट्रोकेंटर। अब ग्रेटर ट्रोकेंटर आप लोगों ने अगर अनाटमी पढ़ी है तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है जहाँ पे हमारा लेग का जो है वो एंगल फिक्स होता है, ठीक है। लेग का एंगल जहाँ फिक्स होता है उसके ऊपर जो है उसकी सीध में एंड इलियक क्रेस्ट ड्रा क्वाड्रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट इन अपर 2 क्वाड्रेंट्स। अब इसको आपको इजी वे में बताऊं कि पेशेंट को जो है वो साइड पे लटा के उसके बटक्स के 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, 2 अपर एंड 2 लोअर, उसको जो है क्रॉस कर लेते हैं। देखती हूँ अगली स्लाइड में है कि नहीं, ठीक हो गया। अब ये जो है शैटिक नर्व है, इस पे नहीं लगाना। अब 4 क्वाड्रेंट में ये देखो क्रॉस का निशान नजर आया ना बटक पे, क्रॉस का निशान जो नजर आया इसके अपर आउटर साइड पे इंजेक्शन लगाते हैं। अगर इनर साइड पे लगाएंगे तो शैटिक नर्व होगी, लोअर साइड पे लगाएंगे तो मसल्स कम होंगे। ये अपर आउटर साइड पे इंजेक्शन लगाना, ठीक हो गया। बटक्स को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, ये क्रॉस का निशान आपको नजर आ रहा है, लगा के अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ताकि अगर आप इनर क्वाड्रेंट में लगाओगे तो शैटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी और जैसे ही इस नर्व के अंदर इंजेक्शन लग गया पेशेंट उसी वक्त पैरालाइज हो जाएगा। प्रिपेयरिंग एनपीएच एंड रेगुलर इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो एक रेगुलर इंसुलिन होती है और एक एनपीएच इंसुलिन होती है। इंजेक्शन प्रिपेयर करना आपको बताया हुआ कि इंजेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना। स्वैब टॉप बोथ साइड वाइल्स, वाइल जो है उसकी स्वैबिंग करनी है। जो वाइल हम लगा रहे हैं ना, क्योंकि एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन ऐसे इंजेक्शन है जिसको हम डेली लगाते हैं और उसी वाइल में से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी डोज वाइल में इंजेक्शन ज्यादा होता है, उसकी डोज कम होती है और उसको एक टेम्परेचर लेवल पे फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठीक हो गया। अब उस इंजेक्शन को जितनी बार हमने लगाना उस वाइल को स्पिरिट स्वैब के साथ स्वैब करना जहां से हमने इंजेक्शन जो है भरना है, ठीक है। और inject desired unit for air into NPH vial, remove needle and then inject desired unit of air into the regular vial, invert regular vial and withdraw desired unit of insulin, no bubbles, insert needle into the NPH vial, invert and withdraw desired unit of the insulin। मुझे ये पता है कि ये जो मैंने स्लाइड रीड करी है ये आपके सर से गुजर गई कि मैडम ने क्या बताया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ इंजेक्शन जिसके ऊपर जो है सील्ड लगी होती है, ठीक है, रबर शीट सी लगी होती है ना, रबर टाइप की शील्ड, और उसमें से इजीली इंजेक्शन हम जो है वो भर लेते हैं। ये जो एनपीएच इंजेक्शन और रेगुलर इंसुलिन की एग्जांपल दी हुई है, ये और भी इंजेक्शन जैसे एंटीबायोटिक हो गई वो भी इस टाइप की वाइल्स होती हैं।
अब उस शील्ड को हमने जो है बार बार यूज करना, वहां से इंजेक्शन जो है वो हमने लेना है। उसको हमने उसके अंदर जो है एयर इंजेक्ट करनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है, 2 to 3 जो है ml एयर जो है खाली सिरिंज में भर के हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। अगर उसके अंदर एयर नहीं भरेंगे तो इंजेक्शन हमसे जो है वो हमारे जैसे प्लंजर हम खींचेंगे तो नहीं आएगा। जब उसके अंदर एयर होगी तो एयर के प्रेशर के साथ इंजेक्शन जो है वो सिरिंज में इजीली आ जाएगा और बबल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी और साथ में हम बार बार सिरिंज निकालेंगे डालेंगे तो एयर बबल बन जाएंगे। तो जितनी हमने पहले एयर इंसर्ट कर दी 2 to 3 ml, तो उसके बाद जो है हम इजीली इंजेक्शन भर लेते हैं तो बबल नहीं बनेंगे, इंजेक्शन भर जाएगा। तो उसके बाद हमने नीडल को जो है सीधा ये सील्ड जो है आपको, ये रेगुलर इंसुलिन है, ये जो है हीमोलिन इंसुलिन, इसको एनपीएच इंसुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप की इंसुलिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि इस तरह की वाइल जो है उसको हम रिपीटेडली यूज करते हैं। एंटीबायोटिक की वाइल्स भी इसी तरह की होती है जिसमें से हम 5 यूनिट या जो है 250 ml लगा लेते हैं, बाकी इंजेक्शन जो है वो दोबारा जो है सेकंड डे या सेकंड टाइम जो है लगता है। ये इंसुलिन भी 2 times a day या 3 times a day लगती है, तो इसमें से जितनी चाहिए उतनी भर लेते हैं। ये देखिए ये सील्ड है और सील्ड को जब उतारा तो ये रबर, यहाँ से हमने इंजेक्शन भरना, या ये जो सील्ड उतरी हुई है दूसरी की सील्ड लगी हुई है, और इसको दोबारा जब यूज करना तो इसकी हमने स्पिरिट स्वैब स्वैबिंग कर दी है, तो हमने फिर इसको जो है इंजेक्शन भर के दोबारा लगा लेना। इसमें मिक्सिंग इंसुलिन को मिक्स कैसे करना है, नंबर 1 जो है जैसे मैंने बताया था कि एयर भरनी, ठीक है। अब उन्होंने एयर को, ये एयर है और एयर को इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, ये एयर जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही, और जब एयर को इंजेक्ट कर दिया तो उसको जो है शेक कर लिया, हिला लिया। हिलाने के बाद जो पिंक कलर की आपको नजर आ रही है वो इंजेक्शन है, तो वो पिंक कलर का इंजेक्शन जो है आराम से इजीली भर गया, ठीक हो गया। और बी जहाँ वाइल पे बना हुआ है बी, तो उसमें बी में जो है यहाँ से एयर भरी और यहाँ इंजेक्ट कर दी। डबल ए जो है वो हमने एयर भरी, दूसरा पिंक कलर में एयर जो है हमने इंजेक्ट कर दी, और वाइल बी है, बी से लेके फिर हमने जो है इंजेक्शन को भरा और लगा दिया, ठीक हो गया। इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स जो है इंजेक्शन इंजेक्ट करने के प्रिंसिपल, नर्सेज आर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन विद देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। नर्सेज कैसे इंजेक्शन को लगाएंगी या यूज करेंगी, विद द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कि वो जो है नीडल के कवर को टेबल पे रखना और राइट हैंड से सिरिंज पकड़ के उसकी नीडल उस कवर के अंदर डाल के फिर हमने लेफ्ट हैंड से उसको फिक्स करना। अगर हम लेफ्ट हैंड में कवर पकड़ेंगे, राइट हैंड में जो है सिरिंज पकड़ेंगे और उसको फिक्स जब करने लगेंगे तो नीडल हमारे फिंगर्स पे लग जाएगी, इसको स्कोप मेथड कहते हैं, ठीक हो गया। Nurses are knowledgeable about the effects, side effects, and interaction of the medication and take action as necessary. नर्सिस प्रिंसिपल्स में नंबर 1 जो है स्कोप मेथड यूज करेंगे, नंबर 2 जो है उनको नॉलेज होना, और नॉलेज होगा कि उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या है। अगर साइड इफेक्ट्स है तो नेसेसरी एक्शन उन्होंने कौन सा लेना है। थर्ड वन जो है इसमें नर्सिस एडहेयर टू राइट टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें नर्सिस जो है उनको राइट ऑफ मेडिकेशन आने चाहिए, जो मैंने आपको बताए, राइट मेडिकेशन, राइट क्लाइंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट रीजन एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड एवेल्युएशन, राइट एवेल्युएशन, ठीक है।
ये इसके प्रिंसिपल्स हैं कि नर्स को स्कूप मेथड यूज करना है, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट पता होना चाहिए और उसका एक्शन आपको, अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो उसका क्या एक्शन लेना वो पता होना चाहिए। नर्सिस के जो है राइट ऑफ मेडिकेशन उनको यूज करना चाहिए। फिर नर्सिस डिटरमाइन ऑल ऑर्डर फॉर एन individual are clear, complete, grant legible and appearance for the client before administering any medication। और नर्सिस को जो है तमाम ऑर्डर जितने भी मेडिकेशंस के वो इंडिविजुअली जो है क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए और करंटली कंप्लीट करने चाहिए और लीजिबल भी हूँ और अप्रोप्रिएट भी हूँ। ठीक हो गया। फॉर क्लाइंट टू एडमिनिस्ट्रेट एनी मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नर्स को खुद जो है इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रही है और क्या करने जा रही है और वो लीजिबल है कि नहीं, ठीक है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर नर्सिस एजुकेट क्लाइंट अबाउट ऑल द क्लाइंट्स मेडिकेशन, जितनी भी मेडिकेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रही है वो तमाम मेडिकेशन जो है उसके लिए क्लाइंट को एजुकेट करना ज़रूरी होगा। नर्सिस वेरीफाई दैट मेडिकेशन ऑर्डर फार्मेसी लेबल्स एंड और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आर कंप्लीटेड। अब नर्सिस इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगी कि मेडिकेशन ऑर्डर्स और फार्मेसी लेबलिंग आप लोगों ने मस्ट चेक करनी कि उसका जो है टेम्परेचर क्या है, मेडिकेशन का कलर क्या है और उसके ऊपर लेबलिंग डेट जो है, डेट ऑफ एक्सपायर क्या है, वो चेक करके वगैरह आप लोग नहीं लगाओगे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और वो रिकॉर्ड आपने कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंटेशन करनी है एंड पे, ठीक है, साइन एंड सिग्नेचर एंड डेट एंड टाइम। When a medication error or near miss occur at any point into the process of prescribing, compounding, dispensing, and administration of medication, nurses take appropriate step to resolve and report in a timely manner। अगर मेडिकेशन में कोई एरर हो जाए, कोई मिसिंग हो जाए या कोई पॉइंट मिस हो जाए या फिर प्रोसेस में प्रिस्क्राइबिंग या कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग में कोई एडमिनिस्ट्रेशन में गलती हो जाए तो नर्सिस को फौरन वो अप्रोप्रिएट स्टेप लेना होगा जिसकी वजह से वो उसको रिसॉल्व कर ले। अब रिसॉल्व करने के लिए पेशेंट को बताना ज़रूरी नहीं होता, ये जो है एक्टिवली और जो है मेंटली जो है इस काम को करना चाहिए ताकि किसी को पता भी ना चले और रिपोर्ट इट इन अ टाइमली मैनर और फौरन अपने सीनियर को टाइमली रिपोर्ट कर देनी। अगर किसी मेडिकेशन की फॉर एग्जांपल दूं आपको कि अगर मेडिकेशन की डोज आपसे ज़्यादा दी गई या गलती से एरर हो गया आपसे कि आप लोगों ने एक्सपायर मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर दी, तो आपने फ़ौरन एक्टिवली जो है उसका स्टेप क्या लेना है, फ़ौरन अपने सीनियर्स या डॉक्टर को बताना ताकि उसका इन टाइम कोई जो है स्टेप उठाया जाए। फिर रिमेंबर, if an IM injection required the administration of more than 3 cc of medication, divided the medication up into 2 equal doses and administration in different sites। ये रिमेंबर करना ज़रूरी है कि अगर 5 ml इंजेक्शन या 5 cc इंजेक्शन आपने IM लगाना है तो 5 ml डोज जो है वो ज़्यादा है, आपने इक्वल 2 सिरिंजेस में उसको जो है इक्वली डिवाइड करना और 2 साइड पे लगाना होगा। Remember, always double check insulin and heparin amount doses with an other licensed person। जब भी आप लोगों ने इंसुलिन या हेपारिन लगानी है तो आपने उसको डबल चेक करना, खुद चेक करना और एनी अदर जो लाइसेंस्ड पर्सन है उसको भी चेक करवाना, क्योंकि ये 2 इंजेक्शन इस टाइप के हैं। अब
बल्कि सारी मेडिसिन जो है उसको डबल चेक करते हैं, खुद से डबल चेक कर लेते हैं या आपके सामने साथ जो भी नर्स होती है वो लाइसेंस्ड पर्सन होती है, सीनियर से आप चेक करवा लें, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो वो स्टाफ से चेक करा लें, स्टाफ है तो वो सीनियर स्टाफ के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि इसमें अगर हेपारिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी है। अगर जो है इंसुलिन की डोज ज़्यादा होगी तो पेशेंट हाइपोग्लिसीमिक कोमा में चला जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें ऑलवेज रिकॉर्ड, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, ऑलवेज रिकॉर्ड रखेंगे, डेट टाइम एंड इनिशियल सिग्नेचर, मेडिकेशन रूट साइड एंड एक्चुअल टाइम लिखेंगे, रीजन वाई मेडिकेशन वाज ओमिटेड, अगर कोई मेडिसिन ओमिट हुई है या रिफ्यूजल हुआ उसका तो फौरन आप लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी रीजन लिखनी। क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू दी मेडिकेशन और क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या था मेडिकेशन के लिए। इसके साथ ही मेरे पास जो है 54 मिनट हो चुके हैं, तो मैं फ़ौरन, मेरे पास 6 मिनट है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बकाया रह गया पढ़ेंगे। जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।